नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर 814वें उर्स की रौनक शुरू हो गई है। रजब का चांद दिखाई देने के साथ ही पहली रजब उल मुजराब की पारंपरिक रस्म अदा की गई। इसके साथ 17 दिसंबर 2025 से उर्स का औपचारिक आगाज हो गया। उर्स ख्वाजा गरीब नवाज की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाला वर्ष का सबसे पवित्र और प्रतीकात्मक सूफी आयोजन माना जाता है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 814वें उर्स की रौनक शुरू हो गई है। रजब का चांद दिखाई देने के साथ ही पहली रजब उल मुजराब की पारंपरिक रस्म अदा की गई। इसी के साथ 17 दिसंबर 2025 से उर्स की औपचारिक आगाज किया गया था। उर्स ख्वाजा गरीब नवाज की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाला वर्ष का सबसे पवित्र और प्रतीकात्मक सूफी आयोजन है। इस मौके पर देश विदेश से लाखों जायरीन अजमेर पहुंचते हैं। दरगाह शरीफ में चादरपोशी, दुआ, कवाली और खिदमत की परंपराओं के साथ वातावरण आध्यात्मिक से भर उठता है। ख्वाजा साहब का उर्स सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि अमन, मोहब्बत और इंसानियत का संदेश देने वाला वैश्विक सूफी उत्सव माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस अवसर पर की गई दुआएं विशेष रूप से कबूल की जाती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पहली रजबुल मुरज्जब है और ख्वाजा साहब का दूसरा गुस्ल है। ये गरीब नवाज के दरबार में 814वां उर्स है। ये वो मंजर है कि जब नायबुन नबी अताए रसूल के दरबार में आज ख्वाजा साहब का उर्स है और तमाम हिंद के वली औलिया बराती हैं और ख्वाजा साहब दुल्हा बन के अपने तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं। हम इस उर्स मुबारक के वक्त के ऊपर दुआ करते हैं कि जितने भी लोग ख्वाजा साहब के उर्स में आने का इरादा रखते हैं उनको अल्लाह ताला पंजतन पाक के सदके में, ख्वाजा साहब के सदके में साथ खैरियत से इस दर तक पहुँचाए। और हर साल की तरह इस साल भी आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से जो हिंद के राजा हैं नायबुन नबी अताए रसूल हैं, उनके रोज़े पे चादर पेश की गई। हम ख्वाजा साहब के दरबार में दुआगो हैं कि हमारे मुल्क में हमारी हुकूमत को और ख्वाजा साहब कामयाबी और तरक्की दें। इस देश के प्रधानमंत्री को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और सब कौमों को, सब जातियों को एक साथ रह कर के मिलजुल कर इस कौम को तरक्की देने की ताकत अता फरमाए। और जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर हैं ख्वाजा साहब उन सबको अपनी पनाह में रखें। अजमेर में एक बार फिर बम धमकी का मामला सामने आया है। जिला कलेक्टर लोकबंधु को ईमेल के जरिए तीसरी बार धमकी मिली है। इस बार मेल में साफ लिखा गया है, कलेक्ट्रेट परिसर में 3 जगह RDX लगाया गया है। धमाके से पहले भवन को खाली करवा दिया गया। मेल की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई। एडिशनल SP हिमांशु जहांगीर, सिविल लाइंस थाना प्रभारी शंभू सिंह और इंटेलिजेंस टीम मौके पर पहुंची। कलेक्ट्रेट को तत्काल खाली करवाकर बैरिकेडिंग की गई। अजमेर में एक बार फिर बम धमकी का मामला सामने आया है। जिला कलेक्टर लोकबंधु को ईमेल के जरिए तीसरी बार धमकी भरा ईमेल मिला है। इस बार मेल में साफ लिखा गया है कि कलेक्ट्रेट परिसर में 3 जगह RDX लगाया गया है। धमाके से पहले भवन को खाली करवा दिया जाए। मेल की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई। एडिशनल SP CT हिमांशु जहांगीर, सिविल लाइंस थाना प्रभारी शंभू सिंह और इंटेलिजेंस टीम मौके पर पहुंची। कलेक्ट्रेट को तत्काल खाली करवाकर बैरिकेडिंग कर दी गई। पुलिस के अनुसार धमकी भरा मेल मिलने के बाद करीब 11:30 बजे अलर्ट जारी हुआ। कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर टीम 12:30 बजे पहुंची और गहन सर्च शुरू किया। जांच में अभी तक कोई संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई है। इससे पहले भी 4 दिसंबर और 10 दिसंबर को अजमेर दरगाह और कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। दोनों बार पुलिस ने पूरी चेकिंग की, लेकिन धमकी फर्जी निकली। अभी सुरक्षा एजेंसियां मेल की लोकेशन, IP और भेजने वाले की पहचान खंगाल रही है। शहर में फिलहाल सतर्कता बढ़ा दी गई है। ईमेल के माध्यम से आज अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर में कोई RDX की सूचना थी, जिसके बारे में एहतियातन कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया गया और CID जोन की टीमों द्वारा और डॉग स्क्वाड के द्वारा और बम डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा सघन चेकिंग की जा रही और अभी चेकिंग अभियान जारी। ऐसा लगातार तीसरी बार इस तरह की इस प्रकार का के मद्देनजर ही ये बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड इनके
सघन तलाशी जो है की जा रही, चेकिंग की जा रही, प्रकार की कोई वस्तु या कोई एक्सप्लोजिव यहाँ। पुष्कर में आज अंबेडकर सेवा समिति और अनुसूचित जाति वर्ग की ओर से एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम अंबेडकर सर्किल पर हुआ, जहां पुष्कर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदन सांखला, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का समूह रूप से अभिनंदन किया गया। पुष्कर में आज अंबेडकर सेवा समिति और अनुसूचित जाति वर्ग की ओर से एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम अंबेडकर सर्किल पर हुआ, जहां पुष्कर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदन सांखला, सभी निर्वाचित पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्यों का समूह रूप से अभिनंदन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रबुद्ध जन, स्थानीय समाजसेवी और अधिवक्ता लोग, समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष मदन सांखला ने अपने संबोधन में सभी अतिथियों और सम्मानदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान सिर्फ उनका नहीं बल्कि अधिवक्ता समुदाय की जिम्मेदारी को और मजबूत करता है। सांखला ने आश्वासन दिया है कि सदैव अनुसूचित जाति वर्ग के हितों, न्याय की पहुंच और सामाजिक समानता के मुद्दों पर हर संभव सहयोग और साथ प्रदान करेंगे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के विचार ही न्याय, संविधान और सामाजिक बराबरी की प्रेरणा देते हैं और उन्हीं रास्तों पर चलकर संस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में समिति के सदस्यों ने निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और पुष्कर के सामाजिक व न्यायिक परिवेश को और सशक्त बनाने की बात कही। आज अंबेडकर सेवा समिति और अनुसूचित जाति वर्ग द्वारा पुष्कर में अंबेडकर सर्किल पर आज बार एसोसिएशन द्वारा जो अभी नए निर्वाचित अध्यक्ष बने हैं और चुनाव हुए, जो हमारे समुदाय से मदन जी सांखला, उनका पहली बार ये बने, उनका हमने हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया और इसी के साथ पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष कुलदीप जी, उनका भी करा, उनकी इसी के साथ पूरे कार्यकारिणी का अभिनंदन स्वागत करा और उनके उज्जवल भविष्य। अखिल भारतीय टेलीकॉम संघ अजमेर प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला कलेक्टर को वेतन वृद्धि मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि रिलायंस विभाग में पिछले 10-12 वर्षों से निरंतर सेवा देने के बावजूद भी उन्हें किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं मिला है। अखिल भारतीय टेलीकॉम संघ अजमेर के प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला कलेक्टर को वेतन वृद्धि मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि रिलायंस विभाग में पिछले 10-12 वर्षों में निरंतर सेवा देने के बावजूद भी उन्हें कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला। कर्मचारियों ने बताया कि वेतन असमानता लगातार बढ़ती जा रही है और पेट्रोल जैसे खर्च भी उन्हीं की जेब से उठाने पड़ रहे हैं। कई बार विभाग को सैलरी बढ़ाने की मांग भी भेजी गई, लेकिन आरोप है कि हर बार इसे अनदेखा किया गया। इसी समस्या को लेकर आज सभी कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित होकर कलेक्टर से मुलाकात की और वेतन वृद्धि सहित उचित सुविधाएं प्रदान करने की मांग रखी। रिलायंस जियो से हमारी सैलरी असमानता है, किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 12,000 है। इसके उसके संबंध में हम आए और पिछले 10-12 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा आज तक कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा। वही पुरानी सैलरी चल रही है और वही जो हमारे साइड पे जाने का पेट्रोल के पैसे लगते हैं वो भी वही मिल रहे हैं अभी तक, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। उसके लिए हम यहाँ आए हैं। सैलरी के लिए क्या बोल रहे हैं? सैलरी बढ़ाने के लिए वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमारे को कुछ जवाब दे ही नहीं रहे। आज किससे मिलने आए? आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। पता है कौन डिपार्टमेंट है? रिलायंस हमारा डिपार्टमेंट है, रिलायंस जियो का है। रिलायंस जियो का जो नेटवर्क देख रहे हैं हम, और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के वेंडर के थ्रू हम है। क्या काम करते हैं? हम ये जो अपने रिलायंस का मोबाइल टावर है उसका नेटवर्क देखते हैं सर। अजमेर में आज सांसद खेल महोत्सव 2025 युवा शक्ति उत्सव की विधिवत उद्घाटन समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। जिले भर से आए हजारों युवा विद्यार्थी अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते दिखाई दिए, जिन्होंने मैदान पर अपना दम, जुनून और प्रतिभा दोनों का परिचय दिया। कार्यक्रम में अजमेर देहात जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत और देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भटाना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अजमेर में आज सांसद खेल महोत्सव 2025 युवा शक्ति उत्सव का विधिवत उद्घाटन समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। जिले से आए हजारों युवा विद्यार्थी अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते दिखाई दिए। उन्होंने मैदान पर अपना दम, जुनून और प्रतिभा दोनों का परिचय दिया।
कार्यक्रम में अजमेर देहात जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत और देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश भडाना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने में जन भागीदारी और युवाओं की ऊर्जा सबसे बड़ी ताकत है। भडाना ने आगे कहा कि खेलो इंडिया की भावना के अनुरूप आयोजित सांसद खेल महोत्सव युवाओं को न केवल एक मंच उपलब्ध करवाता है बल्कि राष्ट्र, राज्य और जिले के नाम रोशन करने में भी अवसर प्रदान करता है। उन्होंने इस आयोजन के लिए केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अजमेर के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में यह आयोजन बेहद महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस भारत को विकसित राष्ट्र भारत बनाने का संकल्प लेकर हर क्षेत्र में भारत के आम आवाम को इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में के निमित्त अपना अपना योगदान देने के लिए जागरण करने का काम किया, उसी निमित्त पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो सांसद खेल महोत्सव चल रहा है, उसी कड़ी में आज अजमेर के सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन हुआ। हम हमारे अजमेर के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अजमेर की युवा तरुणाई को एक मंच देकर खेल के माध्यम से अपने राष्ट्र का, अपने शहर का, अपने जिले का नाम गौरव करने के लिए गौरवान्वित करने का मौका दिया और इस जिले की युवा तरुणाई को एक मंच देकर अपनी प्रतिभा निखारने का मौका दिया। सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से आज इसका उद्घाटन है। 25 तारीख को इसका समापन होने जा रहा है। अजमेर जिले के हजारों युवाओं ने, विद्यार्थियों ने इस महोत्सव में भाग लेके अलग अलग खेलों के प्रकार से वो अपनी प्रतिभा दिखाने का काम। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। सदर थाना पुलिस ने 10 दिसंबर को हुई बड़ी चोरी की वारदात को मात्र 72 घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी शानू को कोटा से गिरफ्तार किया है। आरोपी से एक कार, चोरी के सोने का कंठा और 3000 नगद बरामद किए। पीड़ित सूरजमल के घर से चोर 10 तोला सोना, 2 किलो चांदी और 1,80,000 नगद लेकर फरार गए थे। पुलिस ने नसीराबाद से कोटा तक 500 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके साथ शादाब, इकबाल और चेतन मीणा भी शामिल है। दोनों फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने 16 दिसंबर को हुई बड़ी चोरी की वारदात का मात्र 72 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी शानू को कोटा से गिरफ्तार किया है। आरोपी से एक कार, सोने का कंठा और 3000 नगद भी बरामद किए। पीड़ित सूरजमल के घर से चोर 10 तोला सोना, 2 किलो चांदी और 1,80,000 लेकर फरार थे। पुलिस ने नसीराबाद से कोटा तक लगभग सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके साथ शाबाद, इकबाल और चेतन मीणा भी शामिल है। दोनों फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन पर एक टीम गठित की गई। टीम ने नसीराबाद से कोटा तक लगभग 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी तक पहुंच बनाई। तकनीकी इनपुट और सूझबूझ से पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इस चोरी में उनके साथी भी शामिल है। दोनों के खिलाफ पहले से ही गंभीर मामले दर्ज है और फिलहाल दोनों फरार है। पुलिस ने उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। थाना अधिकारी अशोक बीसू के नेतृत्व में टीम एएसआई डूंगरराम, हेड कांस्टेबल श्रीराम सहित पुलिसकर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
आप सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ बुलाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य यह है, एक चोरी की घटना घटित हुई थी नकबजनी की, बहुत बड़ी, नसीराबाद सदर में बलवंता। परिवादी हैं सूरजमल जी कराड़िया, उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि भाई मेरे घर से जो सोना मकान था वो अजमेर कहीं गए हुए थे, तो मकान से लगभग 10 तोला सोना, 2 किलो चांदी और 1,80,000 रुपये अज्ञात मुलजिमों के द्वारा चोरी करके ले गया था। उसके बाद श्रीमान आईजी साहब, श्रीमती एसपी मैम, एडिशनल एसपी साहब राजेश जी सर और हमारे SHO चौकीसू, इनके नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई पूरी टीम मौके पर पहुंची, FSL MOV का विजिट करवाया गया और संदिग्ध लोगों की बारे में गहनता से अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान जो संदिग्ध लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, जिनमें से जो मुख्य आरोपी था उसको कोटा शहर से दस्तयाब किया गया। उसका नाम है शानू उर्फ मोहम्मद शहनवाज पुत्र श्री अब्दुल हमीद, निवासी नयापुरा मोहल्ला गांव बस्सी, पुलिस थाना रानपुर, जिला कोटा। और इसने अपनी वारदात के दौरान अपने तीन अन्य साथियों के नाम भी कबूले हैं, जिन्होंने इसके साथ मिलकर ये वारदात को अंजाम दिया है। इनके जो 3 अन्य साथी हैं, इनके नाम हैं शादाब, इकबाल और चेतन। जो आरोपी को अरेस्ट किया गया, 19 तारीख को अरेस्ट किया है इसको। अरेस्ट के दौरान इसकी जो चोरी की वारदात, नकबजनी की जो इतनी बड़ी वारदात है, उसमें जो प्रयुक्त वाहन है स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, उसकी डिटेल आपको शेयर कर दी जाएगी। वो गाड़ी और वारदात में जो सोना है, मुख्य सोने की कंठी और 3,000 रुपये नगद जो इनके हिस्से में आया था इस आरोपी के में, वो बरामद किया गया है। और इसकी और गहनता से अभी अनुसंधान किया जा रहा है। जो अन्य आरोपी है उनको भी जल्दी ही दस्तयाब करके जो बचा हुआ सामान है उसको बरामद किया जाएगा और आपको जैसे ही कुछ होगा अपडेट करेंगे। इनकी चोरी की वारदात का जो मुख्य मोडस ऑपरेंडी है, ये लोग जो सुनेगर हैं उनकी पहले रैकी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ इस घर में कोई है नहीं, उसके बाद ये वारदात को अंजाम देते हैं। तो इसके बारे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन लोगों को दस्तयाब करने से और भी क्षेत्र में जो बड़ी चोरियाँ हुई है उनका जल्दी ही खुलासा करेंगे। इस जो चोरी की वारदात है, इसमें वैसे तो पूरी ही टीम का बहुत अच्छा काम रहा, पर विशेष तौर पर श्री राम हेड कांस्टेबल है, उसका अच्छा योगदान रहा, विशेष योगदान रहा। और मैं क्षेत्र के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपने जो क्षेत्र की जो मकान है, जहाँ आप रहते हैं, सुने मकान नहीं छोड़ें, किसी को बता के जाएँ कहीं जा रहे हैं तो। और जहाँ तक संभव हो अपने मकानों के आसपास या अपने मुख्य चौराहों में घरों में CCTV कैमरे लगाने के लिए लोगों को मोटिवेट करें। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह सत्र 2024-2025 गरिमामय वातावरण में आयोजित होने जा रहा है। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े करेंगे। दीक्षांत भाषण विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी देंगे, जबकि मंत्री सुरेश सिंह रावत विशेष उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह सत्र 2024 और 25 गरिमामय वातावरण में आयोजित होने जा रहा है। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े करेंगे। दीक्षांत भाषण विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा दिया जाएगा, जबकि मंत्री सुरेश सिंह रावत विशेष उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। जानकारी के अनुसार इस वर्ष सफल विद्यार्थियों को उपाधियां दी जाएगी, जिनमें 54 PhD और 40 स्वर्ण पदक शामिल हैं। विज्ञान और वाणिज्य संकाय के 2 विद्यार्थियों को कुलाधिपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं पिछले वर्ष करीब 60 विद्यार्थियों को PhD मिली और 150 विद्यार्थियों को नीट और JRF परीक्षा पास की गई। वहीं विश्वविद्यालय से वर्तमान में 464 महाविद्यालय समृद्ध है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू कर परीक्षा मूल्यांकन को डिजिटल किया है। डिजिटल लॉकर में अब तक 23 लाख अंक तालिकाएं और 7 लाख उपाधियां अपलोड की जा चुकी हैं। वर्तमान सत्र की 230 परीक्षाओं में परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनके परिणाम जारी कर दिए गए हैं। दीक्षांत समारोह विगत वर्ष से सत्यार्थ सभागार में मनाया जाता है। इस वर्ष भी सत्यार्थ सभागार में मनाया जा रहा है। उसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। डिग्रियां भी बन करके तैयार हैं। राज्यपाल महोदय के यहाँ से भी प्रोग्राम आ चुका है।
11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और 12:44 तक चलेगा। उसके बाद राज्यपाल महोदय विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में भोजन के बाद वापस जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। उनका जो शेड्यूल आया है उसमें यहाँ से उनका राजगढ़ जाना प्रस्तावित है और राजगढ़ के बाद वो जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। इस वक्त जो डिग्रियां दी जाएंगी उनकी संख्या 1,04,677 है। इसमें सेमेस्टर सिस्टम के माध्यम से 2,172 और एनुअल सिस्टम के माध्यम से 1,02,505। 40 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे, जिसमें से 7 छात्राओं को और 7 छात्रों को और 33 छात्राओं को, और 54 डिग्री पीएचडी की दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त 2 कुलाधिपति पदक भी दिए जाएंगे। विज्ञान और वाणिज्य संकाय को गए हैं। ये 4 साल का एक ब्लॉक होता है और 4 साल से रोटेशन के माध्यम से उस फैकल्टी को जाता है। उस फैकल्टी में जितने सब्जेक्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले को यह पदक प्रदान किया जाता है। ये चांसलर मेडल कहलाता है। इस साल ये दोनों पदक भी बालिकाओं को ही जा रहे हैं। अजमेर में आज जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के सैकड़ों किसान शामिल हुए। उन्नत खेती समृद्ध किसान थीम पर आधारित इस सम्मेलन में कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विभाग के विशेषज्ञों और स्थानीय प्रशासन ने आधुनिक खेती तकनीकों पर विशेष चर्चा की। अजमेर में आज जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के सैकड़ों किसान शामिल हुए। उन्नत खेती समृद्ध किसान थीम पर आधारित इस सम्मेलन में कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विभाग के विशेषज्ञों और स्थानीय प्रशासन ने आधुनिक खेती तकनीकों पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में फसल विविधीकरण, जल संरक्षण, ड्रिप सिंचाई, उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती और आधुनिक मशीनरी के उपयोग पर किसानों को जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाएं जैसे फसल बीमा, सब्सिडी और किसान के क्रेडिट कार्ड का अधिक से अधिक लाभ किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सम्मेलन में किसानों ने भी अपने अनुभव और समस्याएं साझा की। मौसम में बदलते पैटर्न, महंगे इनपुट और बाजार की अनिश्चितता जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। ये 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यही किसान सम्मेलन राज्य स्तर का आयोजन मेडता में इस समय हो रहा है। वहीं से सीधा प्रसारण अजमेर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत यहाँ के कृषकों द्वारा देखा जा रहा है। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान साहब का उद्बोधन सीधा प्रसारण के द्वारा नेता से किया जा रहा है। कृषि विभाग की विभिन्न उपलब्धियां के बारे में यहाँ पर प्रदर्शित भी फ्लैश के माध्यम से प्रदर्शित भी किया गया है। विभाग के द्वारा की जा रही गतिविधियों का एक प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्श मेडता स्थित जो हमारा समारोह स्थल है वहाँ लगाया गया है। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं जो 2 वर्षों में किसानों के लिए दी गई हैं, जिसमें मुख्य योजनाएं निःशुल्क मिनी किट्स का वितरण है। किसान महिलाओं को निःशुल्क मिनी किट का वितरण किया गया है। इसी तरह से डीबीटी योजना, अनेक योजनाएं संचालित हैं, जिसमें तारबंदी योजना, पाइपलाइन योजना, कृषि यंत्र योजना महत्वपूर्ण योजना है। इसी तरह से फार्म फंड योजना, छात्राओं को जो कृषि में अध्ययनरत छात्रा हैं उनको छात्रवृत्ति योजना, उद्यानिकी विभाग की ड्रिप इरिगेशन योजना, मिनी स्प्रिंकलर योजना, ग्रीन हाउस योजना, प्याज भंडारण योजना, फवारा संयंत्र योजना, इस तरह से अनेक योजनाएं हैं जो कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित हैं। पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार के माध्यम से जो किसानों तक डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की है, वो सभी उपलब्धियां इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी किसानों को बताई गई है कि कृषि व उद्यानिकी के साथ साथ सहकारिता विभाग में जो समितियां हैं, उनके जो किसान सदस्य हैं वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जिले में डेयरी समितियां जो अजमेर डेयरी के द्वारा संचालित हैं, वो समितियों के अध्यक्ष और उनके समितियों सदस्य भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। डेयरी की भी योजनाएं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है।
इसी प्रकार जो पशुपालक हैं, किसान पशुपालक, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। करीब यहाँ पर 400 से अधिक किसान यहाँ मौजूद हैं जो सीधे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।